हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विपिन एंड वेलकम टू द प्रयास KSG। आज हम लोग पहली बार मिल रहे हैं और हम लोग शुरू करेंगे पर्यावरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो कि अक्सर 2 या 3 क्वेश्चन के फॉर्म में आपको MPPSC में देखने को मिलते रहते हैं। इसके अलावा और जो भी एक जिसको आप समसामयिकी कहते हैं, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट से रिलेटेड साल भर में जो महत्वपूर्ण कुछ भी खबरें हैं जिनके प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं रहती हैं, वो सारा का सारा मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। मौजूदा पर्यावरण तथ्य एवं सामयिकी में हम लोग पहले शुरू करें, इसके पहले मैं आपका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट तैयार करवाना चाहता हूं कि जैसे कि आप लोग कई बार सम्मेलन, समारोह, समिट और प्रोटोकॉल, ये सारे शब्दों से आप अवगत होंगे। इन सारे शब्दों आप हाल ही में काफ़ी बार गुजरते रहते होंगे पढ़ते वक्त, लेकिन इनमें जो बारीकियां हैं और इनमें छोटे छोटे जो अंतर हैं वो अगर समझ लिए जाएं तो हमें उनको बहुत बार याद करने के बजाय बिना याद किए ही सवाल बनाने में बड़ी आसानी हो सकती है। जैसे कि पहला हमारा जो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब इस बात से है कि एक जो सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन और प्रोटोकॉल में अंतर बेसिकली क्या होता है। एक सम्मेलन है या प्रोटोकॉल है तो हम किसको प्रोटोकॉल कहेंगे, किसको सम्मेलन कहेंगे। सम्मेलन में आपको ये याद रखना है कि यह एक औपचारिक रूप के साथ परामर्श है। औपचारिक रूप के साथ परामर्श है। औपचारिक रूप से अगर परामर्श किया जाए तो उसे सम्मेलन कहते हैं। जैसे कि वेट अ मिनट, ये चल नहीं रहा। तो औपचारिक रूप से जैसे आप देख रहे हैं कि अगर औपचारिक रूप के साथ एक कोई बैठक हो या किसी मुद्दे पर हम औपचारिक रूप से कई देशों का, और यहाँ पर देशों से मतलब है अगर कई देश एक प्रकार के सम्मेलन में आगे आके किसी विचार या विमर्श के लिए सिद्धांत के निकायों की स्थापना करें, यानी कि किसी न किसी सिद्धांत को बनाने की कोशिश की जाए और उससे रिलेटेड कोई ना कोई बॉडी या निकाय बनाए जो उस पर काम करे, तो ऐसे जब भी कोई मीटिंग होगा उसको हम लोग सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अभी पहले आप इतना समझ लीजिए, उसको हम लोग सम्मेलन कहते हैं। जबकि एक सम्मेलन जब स्वीकृत सिद्धांत पर तैयार करने पर और उसमें दिशा निर्देश तय कर दिया जाए। अब देखिए, दिशा निर्देश तय होने का मतलब है कि आपने पहले तो आपस में कंसल्टेशन किया, एक मीटिंग करी, इसको आप लोग इंग्लिश में कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस में हम पहली बार फॉर्मली मीटिंग करने के लिए एक अच्छा होते हैं और किसी एक बेसिक इशू के ऊपर हम वहां पर सब लोग अपनी राय रखते हैं, अपनी बात करते हैं। इसके बाद एक सम्मेलन में जब हम उसमें कोई बेसिक गाइडलाइन या प्रिंसिपल या कोई ना कोई सिद्धांत बना लेते हैं कि इस सिद्धांत पे हमें काम करना होगा, तो उस सिद्धांत पे जब को लेकर के अगर हम चलते हैं तो उसको हम लोग कन्वेंशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कन्वेंशन। अभी भी यह प्रोटोकॉल नहीं बना है। तो पहले हमेशा कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस में कोई ना कोई कन्वेंशन बनता है और कन्वेंशन के बाद कोई ना कोई फिर हम लास्ट में प्रोटोकॉल पे पहुंचते हैं, जब उसमें कोई कई पार्टियां हस्ताक्षर करती हैं, जब उसमें कई पार्टियां विशिष्ट लक्ष्य या कानूनी दायित्व बना करके उस पर हस्ताक्षर करती हैं, तो उसको हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं कि जैसे कॉन्फ्रेंस हम बार बार बोल रहे हैं, तो कॉन्फ्रेंस में आपको याद होगा UN की 1992 में एक रियो कॉन्फ्रेंस हुई। कहाँ हुई? रियो में। तो रियो की जो कॉन्फ्रेंस है 1992 की, वो क्या हुई? जब हम कह रहे हैं वो कॉन्फ्रेंस है तो जाहिर है कि वो किसी न किसी एक मुद्दे पर बात करने के लिए एक सभा रही होगी। तो हम जब 1992 में UN की कॉन्फ्रेंस हुई, उसको रियो कॉन्फ्रेंस कहते हैं या अर्थ समिट भी कहते हैं। इसके बाद जब हम उससे एक आगे मुद्दे को लेकर के गए और बहस के बाद हमने एक आपस में चर्चा विचार विमर्श करके एक स्वीकृत सिद्धांत बनाया और एक निकाय बनाया जो कि
क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करे, क्योंकि वो जो बैठक थी वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर थी। तो अगर हमारे क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक कोई निकाय बना, उसको हम UNFCC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? UNFCC। अब UNFCC बोलने का मतलब है कि वह एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन को हम लोग फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क या कन्वेंशन जो है वो किसको वो कब कहलाता है? जब किसी न किसी सिद्धांत को गढ़ लिया गया हो और उस ऊपर कोई ना कोई एक निकाय बन चुका हो, जो कि उस पर निगरानी और उस पर कार्य करने की जिम्मेदारी जिस पे सौंपी जा चुकी हो। ठीक है। इसके बाद अगर हमारा कोई फ्रेमवर्क बना है तो आगे चल के उसको हम कानूनी जामा पहनाते हैं या उसको कानूनी दर्जा दिलवाते हैं। जब वो एक कानून के तौर पे लीगली बाइंडिंग या फिर एक कानूनी तौर पे एक कोई ना कोई एक विशिष्ट लक्ष्य हमारा उस पे आ जाए, या कोई ना कोई विशिष्ट सिद्धांत उसमें शामिल होकर के एक फाइनल कानूनी मसौदा तैयार हो जिसमें सारी पार्टियां हस्ताक्षर करें, तब वो क्या बनता है? तब वो बनता है प्रोटोकॉल। जैसे कि UNFCC के बाद हमारा क्या आया? क्योटो प्रोटोकॉल। ये भी आपने नाम सुना होगा, क्योटो प्रोटोकॉल। तो आखिर आपने कहां से शुरू किया था? पहले आपकी सबमिट हुई थी, सबमिट के बाद आपका कन्वेंशन बना जो कि UNFCC कहलाता है, और उसके बाद हमारा बाद में क्योटो प्रोटोकॉल आया 1997 में। 1997 में। तो 1992 से कहानी शुरू होकर 1997 तक आती है। और इस उदाहरण के तौर पर या एग्जाम्पल के तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि कैसे एक कॉन्फ्रेंस से स्टार्ट होकर के कन्वेंशन और कन्वेंशन से प्रोटोकॉल बनता है। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं और इस साल की जो नई खबरें हैं, जो इस साल विगत वर्ष जो बीता और अभी तक जो महत्वपूर्ण पर्यावरण से रिलेटेड जो अपने पास इंपॉर्टेंट खबरें रही, जो हमेशा चर्चा में जो विषय रहे, उनके ऊपर हम लोग एक नजर डालेंगे, क्योंकि यहाँ से कई तरह के सवाल बनते हैं। कुछ व्यक्तिगत तौर पे पर्सनैलिटीज के ऊपर सवाल आते हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट जो एग्रीमेंट या इम्पोर्टेंट जो भी फैसले हुए हैं पर्यावरण के पक्ष में, या पर्यावरण के कोई मीटिंग हुई है, या कोई ना कोई सभा से संबंधित कोई ना कोई सवाल आपको निश्चित रूप से परीक्षा में देखने को मिलता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि पहले जो हमारी खबर है उस पर ये लिखा हुआ है कि दुनिया प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध। यानी दुनिया में कहीं ना कहीं प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए काफी जोर दिया जा रहा है। ये बात कहाँ निकल के आई? UNEA 5। UNEA 5 क्या है? इसमें वर्ड है UNEA। UNEA का क्या मतलब है दोस्तों? UN का मतलब आपको भी मालूम है, संयुक्त राष्ट्र। तो UNEA का मतलब होता है, UNEA का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली, यानी संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण सभा। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण सभा। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण सभा जो होती है वो कब बनी? 1975 में बनी दोस्तों। कब बनी वो? 1975 में संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण की सभा का निर्माण किया गया, और 1972 में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें यह फैसला हुआ कि कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पक्ष अब वातावरण पे हमें और हमें पर्यावरण पे ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए हमने 1975 में संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण की सभा को बनाया, और वो इस पर काम करती है। इसका हेडक्वार्टर बना नैरोबी में। इसका हेडक्वार्टर बना नैरोबी केन्या में। अब जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर नैरोबी लिखा है तो आप इसको याद करने की इसको आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको पहले से ही ये चीज आपको अपनी समझ में आ चुकी हो कि अगर हमारा पर्यावरण से संबंधित जो सचिवालय है या मुख्यालय है, वो सारा का सारा जो काम है वो नैरोबी केन्या में होता है, तो आप उससे जुड़ी हुई कोई भी जब सभा होगी, ये सभा हर 2 वर्ष में होती है, हर 2 वर्ष में होती है बच्चों। तो 2 वर्ष में हर साल हर 2 वर्ष में ये जो सब सम्मेलन होता है, तो संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण की सभा लगती है। तो पिछले साल 2 मार्च 2022 को यह सभा हुई। इसमें एक समझौता किया गया जिसको कि आप बोल रहे हैं वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण समझौता। वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण समझौता। आप हाल ही में या काफी निरंतर आप सुनते रहते होंगे कि प्लास्टिक के बैग को बैन किया गया है, या हमारे प्रधानमंत्री भी समय समय पर यह आह्वान करते रहते हैं कि हमें अपनी
प्लास्टिक के उपयोग को ना के बराबर करना है और हमें कागज के थैले या कागज की बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल, क्योंकि बहुत जल्दी ही उसको नष्ट होने में उसको कोई समस्या नहीं होती और वो प्रदूषण रहित होता है। तो हमें प्लास्टिक के प्रदूषण से बचना है। इसके लिए विश्व भर में भी काम हो रहा है और यह समझौता किया गया। अब इसमें एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जब भी संयुक्त राष्ट्र का कोई पर्यावरण की सभा लगती है तो कोई ना कोई देश उसकी अगवानी करता है, कोई ना कोई देश उसकी अगवानी करता है। तो इस साल जो और वहां के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो अक्सर उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इस साल की जो अध्यक्ष थे वो थे एस्पेन बर्थआइट। एस्पेन बर्थआइट, जिनको आप देख भी रहे हैं कि काफी चौंके हुए से, या जब हमें कोई एकदम से कोई खबर या अच्छी खबर या उस सक्सेस मिलती है तो हम चौंक जाते हैं, उस तरह का इनका चेहरा है। ये बात मैं इसलिए आपसे कर रहा हूं क्योंकि हम लोग इसको एक सेंटेंस के माध्यम से याद भी करेंगे कि क्योंकि हमारे इसमें 4 पर्सनैलिटीज हैं, जो कि हमें पढ़नी है। इसमें इंगर एंडरसन भी हैं जो कि यूएनईपी की यानी संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण महासभा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। तो हमको ये इनका भी नाम याद रखना है और इनका भी नाम याद रखना है और इनका भी नाम याद रखना है। तो इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि एस्पेन को इंगर से हुआ प्यार, एस्पेन को इंगर से हुआ प्यार तो एंटोनियो को लगा शौक। कैसे? एस्पेन को इंगर से हुआ प्यार तो एंटोनियो को लगा शौक। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी 2 पर्सनैलिटीज और हैं जो कि हमें पढ़नी है आगे चल के। वो भी हैं एंटोनियो गुटरेसे और सामेह शौकरी। तो ये चारों जो हमारी व्यक्तित्व हैं वो व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं पर्यावरण से। तो इनमें, और ये बहुत ही चर्चित नाम रहे इस साल, तो हमें इनमें सवाल बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो इसको हम याद करने के लिए एक इंटरेस्टिंग एक लाइन से उसको याद रखने के लिए मैंने उसको बनाया। उसको आप चाहें तो उपयोग में ले सकते हैं। बट बेसिकली जब आपको एस्पेन बर्थआइट क्यों चर्चा में रहे, क्योंकि वो इस साल जब पर्यावरण की महासभा लगी तो वो नॉर्वे के, कहाँ के? वो नॉर्वे के पर्यावरण मंत्री हैं और वो इस साल नॉर्वे की अध्यक्षता की थी, इसलिए उनका नाम चर्चा में रहा क्योंकि वो UNEA5 के अध्यक्ष हैं। UNEA5 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि UNEA की जो सभाएं हैं वो 2012 से शुरू हुई थी और ये 2022 में 5वीं सभा है। तो 2012 में हर 2 साल में इसको होना था। फिर उसके बाद UNEP में एक और चीज डिस्कस हुई, उसमें ये चीज निकल के आई कि UNEP के अनुसार समझौते में पृथ्वी के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर आए जलवायु परिवर्तन का तिहरा संकट की बात हुई है। तो अगर सवाल आपसे ये पूछ के कभी बन के आता है कि तिहरा संकट कहाँ पे चर्चा में रहा, तो तिहरा संकट नाम दिया गया है। इस समय विश्व करी पर्यावरण के में 3 बड़ी समस्याएं चल रही हैं, जिनमें की एक पहली है जैव विविधता का नुकसान, प्रदूषण और अपशिष्ट ग्रह पर सभी जीवन को कमजोर करने की धमकी दे रहा है। एक है जलवायु परिवर्तन, प्रकृति और जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण। क्या क्या है? जलवायु, मैं आपको लिख देता हूं, जलवायु, प्रदूषण और जैव, यानी जिसको आप बायोडायवर्सिटी कहते हैं, जैव विविधता का नुकसान। तो इन तीनों संकट से पूरा विश्व ही अभी जूझ रहा है। इन तीनों को मिला करके क्या नाम दिया गया है? तिहरा संकट। कहाँ दिया गया है ये नाम? तिहरा संकट। तिहरा संकट बोला गया है UNEP के द्वारा, है ना। UNEP जब बना, जबकि वो जो कि इस साल अपना 50वीं सालगिरह भी मना रहा है, उसकी 50वीं सालगिरह इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि UNEP कब बना था?
यूएनईपी 1975 में बना, लेकिन 1972 में सम्मेलन हुआ था, उसमें डिसाइड हुआ था कि ये बनना है। तो 50th एनिवर्सरी यानी 50वीं सालगिरह मना रहा है संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण की सभा। तो उसमें ये बात हुई कि तिहरा संकट से हमारा वैश्विक तिहरा संकट के ऊपर हमें काम करना बहुत ही जरूरी है। तो हमें जानना जरूरी है कि तिहरा संकट में कौन कौन से संकट की बात हुई। जलवायु परिवर्तन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस टर्म से अच्छे तरह से अवगत हैं, नहीं तो अभी आगे अपने ये डिस्कशन में आएगा, मैं उसको बताऊंगा। आपको मालूम है इस समय विश्व ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय ताप से सब गुजर रहा है, और उसकी वजह से कई तरह की संकट भी समय समय पर देखने के लिए सामने आते रहते हैं। इसके बाद प्रदूषण भी, खासकर प्लास्टिक का प्रदूषण काफी नुकसान हमारे वातावरण को पहुंचा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक कभी भी डिफरेंट फॉर्म में चेंज होकर के खत्म होना उसका बहुत मुश्किल रहता है। तो प्लास्टिक को नष्ट करना बहुत ही कठिन है। अगर उसको आप जलाएंगे तो और प्रदूषण होता है, उसको आप मिट्टी में गाड़ देंगे तो भी वो खत्म नहीं होता है, या उसमें कई तरह के प्रोसेस से गुजर के देखा गया, लेकिन उसमें इतने आसानी से उसका क्षरण नहीं होता है, उसका जो क्षरण है वो बड़े आसानी से होता नहीं। तो प्लास्टिक को बहुत ही ज्यादा प्रदूषित वस्तु माना गया है। तो प्लास्टिक का प्रदूषण, खासकर प्लास्टिक का प्रदूषण और जैव विविधता का नुकसान यानी डाइवर्सिटी का लॉस, यानी पूरे ओवरऑल हम डेवलपमेंट की तरफ तो जा रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन उस चक्कर में हमारे जंगल, हमारे वनों, हमारे जो जैव विविधता है उसको बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। और कई तरह के जो स्पीसीज हैं, जो जीव जंतु रहते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनको उनकी जो फैमिली है वो खत्म हो रही है, उनकी जो जीन्स हैं वो खत्म हो रही हैं। तो उसकी वजह से वो विलुप्त होते जा रहे हैं, और उनके विलुप्तीकरण के कारण कई तरह की जैव विविधता में भी कमी आ रही है। इसको हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे तिहरा संकट देख रहे थे। इसके बाद हम लोग फिर अपने स्लाइड पर चलते हैं। तो अब हमने देखा कि तिहरा संकट जो था, वो तिहरा संकट क्या था। ठीक, अब तिहरा संकट के बाद हम लोगों की जो दूसरी न्यूज है वो ये है कि यूएनईपी पर्यावरण नेतृत्व के 5 दशक मनाता है। मैंने आपको कहा कि 50th एनिवर्सरी पर्यावरण मना रहा है। क्या मना रहा है? 50वीं सालगिरह मना रहा है। 50वीं सालगिरह मना रहा है। 50th सालगिरह मना रहा है कौन? 50th सालगिरह मना रहा है, 50वीं सालगिरह मना रहा है यूएनईपी, क्योंकि ये कब बना था? 1972 में। 1972 में बना, तो 2022 में इसका 50वां वर्ष पूरा हुआ, इसलिए ये सवाल आने की बहुत ज्यादा संभावना है। और इस पे जो इनकी निदेशक है उनका नाम क्या है? इंगर एंडरसन। क्या नाम लिखवाया था, क्या लाइन बताई थी मैंने कि एस्पेन को इंगर से हुआ था प्यार, तो एंटोनियो गए थे शौक में। ये हम लोग, एंटोनियो उनके संबंधी हो सकते हैं, उनके रिलेटिव हो सकते हैं, उनके और भी कोई चाहने वाले हो सकते हैं, लेकिन उनको शौक लगा, क्योंकि इस लाइन से 4 शब्द आपको याद रखने हैं। एंटोनियो का नाम भी अभी आगे आएगा, और शौकरी का नाम भी आगे आएगा, और एस्पेन और इंगर का नाम मैं आपको याद करवा चुका हूँ। तो एस्पेन जो कि नॉर्वे के पर्यावरण मंत्री थे, जिन्होंने अध्यक्षता की थी, और इंगर जो है वो यूएनईपी की। देखिए दोनों लोग कितने आपको दिख भी रहा होगा कि मुस्कुरा रहे हैं, ये देखिए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों जो व्यक्तित्व हैं, ये हमें याद रहना जरूरी है, ये कभी भी सवाल में हमारे साथ पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसको अच्छे से अगर और देख लें कि इंगर एंडरसन ने क्या कहा है कि जब भी हमारे यहाँ ग्लोबल प्लास्टिक समझौता जब हुआ 2 मार्च को, जो हम लोग ऊपर देख भी चुके हैं, ये हम लोग देख रहे हैं कि वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण समझौता क्या हुआ है? वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण समझौता। वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण समझौता कब हुआ है? 2 मार्च 2022 को हुआ है, और तिहरा संकट के बारे में भी उसमें चर्चा की गई है, जो कि हम लोग समझ चुके हैं। यूएनईपी के बारे में हमने देखा कि यह 1972 में स्थापित हुआ,
जिसे आधुनिक पर्यावरण आंदोलन का जन्म भी माना जाता है, क्योंकि इसके पहले पर्यावरण पे इतनी चर्चाएं नहीं हुआ करती थी। पर 1972 में पहली बार इसकी चर्चा और इसके बारे में एक सम्मेलन रखा गया, क्योंकि धीरे धीरे पृथ्वी पे उसके प्रभाव दिखने लगे थे कि अगर हम वातावरण पर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे विकास को हम एक सम विकास या बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं कह सकते, या बैलेंस डेवलपमेंट नहीं है वो विकास हमारे विनाश का कारण भी बन सकता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट उसमें चलते हैं, स्लाइड नेक्स्ट जो हमारी जो न्यूज़ है या पॉइंट है वो यह है कि उसी कार्यक्रम में जो यूएन का जो 50वीं सालगिरह मनाई गई, उसमें एक और चीज़ फाइनल हुई। उसमें सतत विकास, अगर आपको पता होगा, सतत विकास का 230 एजेंडा, यानी सतत विकास का 2030 एजेंडा चल रहा है। हम लोग 2015 में जब हमारी इसी तरह से एक और सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि ये समझौता किया गया कि हमें अब सतत विकास कुछ बनाए गए, जो कि 17 हैं टोटल 17 सतत विकास के लक्ष्य बनाए गए, अलग अलग हैं जो कि, और उन पे काम करने के लिए उनको 2030 तक में हमें पाना है। ऐसा यूएन ने एक प्रोग्राम बनाया और उसको सभी देशों ने उस पर काम करने के लिए हामी भरी, और उस पर अभी भी काम चल रहा है। इसी तरीके से उसमें कुछ जो विकास के लक्ष्य बनाए गए, सतत विकास, यानी वो विकास जो हमेशा के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोच करके वो विकास किया जाए, ना कि सिर्फ अपने भोग या अपने इच्छाओं की पूर्ति बस के लिए वो विकास हो। आगे आने वाली पीढ़ियों को जब हम ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग करते हैं, उसको हम लोग सतत विकास कहते हैं। तो इसी तरीके से उसके करीब 17 लक्ष्य बनाए, तो उसमें 4 लक्ष्य ऐसे हैं जो कि आपके पर्यावरण से संबंधित भी हैं। 4 सतत विकास लक्ष्य ऐसे हैं जो पर्यावरण से संबंधित हैं, जिनमें कि SCP यानी कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि जिम्मेदारी भरा उपभोग और प्रोडक्शन उस इसमें करना हो, जिम्मेदारी भरा उपयोग और उद्योग। इसके बाद जलवायु परिवर्तन पर काम करना है, जल के नीचे के जीव के बारे में भी सोचना है, यानी मरीन जिसको आप बोलते हो, मरीन ऑर्गेनिज्म के बारे में, और भू पर जो जीव है, यानी जमीन के ऊपर जो जीव है उनके ऊपर भी हमें काम करना है। तो ये हमारे 12, 13, 14, 15, ये 12 से लेके 15 तक के जो एनवायरमेंटल SDG हैं, यानी सतत विकास के लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चाहिए, जिनको हमें कब तक में पाना है, 2030 तक में, और इनकी स्टार्टिंग कब हुई थी, 2015 में हुई थी। ओके, तो 2015 में लॉन्च हुए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उसमें टोटल 17 गोल्स हैं और वो हमें 2030 तक में उसको अचीव करना है। हमें मीन्स एवरी कंट्री हु हैज बीन साइंड दैट ट्रीटी, हर वो देश जिसने ये साइन किया है इस समझौते पे, उन सबको इन लक्ष्यों को पाने पर पूरे तरीके से प्रयासरत रहना है। ठीक है, तो इसमें हमारे ये बात आया हुआ है कि एक हमारा 2021 से 2030 तक का पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के लिए संयुक्त राष्ट्र हमेशा से एक दशक अपना डेडिकेट करता रहता है कुछ महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर, जैसा कि 2010 से 2020 तक बायोडायवर्सिटी के ऊपर, जैव विविधता के ऊपर वो दशक जो था वो डेडिकेटेड था। उसी तरीके से 2021 से 2030 तक का जो दशक है वो किस पर डेडिकेटेड रहेगा, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, यानी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। आपने ये नाम सुना होगा, पारिस्थितिकी के तंत्र को बहाल करना है, यानी उसको फिर से रीस्टोर करना है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के ऊपर काम करना है, यानी उसको जो भी हमारे यहाँ पारिस्थितिकी तंत्रों में जो हमने नुकसान मानवीय गतिविधियों की वजह से हुआ है, उसको हमें फिर से उसको रिकवर करना है, उसको पुनर्जीवित करना है, उसका पुनर्जागरण करना है, और उसमें हमें प्रयासरत रहना है कि हम हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को हम बहाल कर सकें। तो ये 2021 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि 2021 से 2030 तक पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए या संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 2030 तक का जो दशक है वो किस बिंदु के ऊपर परिलक्षित किया है या डेडिकेट किया है। ठीक,
इसके बाद हमारी जो अगली खबर है उस पर चलते हैं। 2 प्रमुख यूएनईपी अध्यक्ष, यानी कि अध्ययन हुआ है जी। अब देखिए ऐसे ही है कि जैसे अब आप इसको अगर रटेंगे तो इसको रटने की बजाय अच्छा है कि आप उसको जोड़ करके 2-3 चीज़ों को और उनके पीछे के तथ्य में जाके कि वो चीज़ को समझ करके अगर आप उसको समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपके मस्तिष्क में भी ऐसे लिंक बन जाते हैं कि वो आपको याद रखने में काफ़ी लंबे समय तक बहुत आसानी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर मालूम है कि यूएनईपी के बारे में आप अगर अच्छे से पढ़ चुके हैं, यूएनईपी के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि यह एक पर्यावरण से संबंधित संस्था है, 1972 में बनाई गई और इसमें हर 2 साल में इसकी आम सभा भी लगती रहती है, एनवायरनमेंट की भी सभा लगती रहती है, पर्यावरण सभा। तो अब सीधी सी बात है कि अगर उत्सर्जन गैप रिपोर्ट है या अनुकूलन गैप रिपोर्ट है, जिसको कि आप एमिशन या एडेप्टेशन भी कहते हैं। एमिशन यानी एमिशन का मतलब है जो भी धुआं आप छोड़ते हैं, जो धुआं आप छोड़ रहे हैं या आप छोड़ रहे हैं मीन्स गाड़ियां छोड़ रही हैं, जो इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं वो छोड़ रहे हैं, और जो भी काला कार्बन हम पूरे वातावरण में अलग अलग माध्यमों से छोड़ रहे हैं उसको क्या कहते हैं। वो जो धुआं बन करके आ रहा है उसमें कार्बन का बहुत मेजर रोल रहता है और वो बहुत बड़ा प्रदूषण का कारण है। और आपको ये भी मालूम होगा कि ग्लोबल वार्मिंग में भी कार्बन उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है। तो उसके वजह से हम उस पर काफ़ी काम भी कर रहे हैं आजकल। जलवायु परिवर्तन तक में कार्बन का बहुत बड़ा रोल है। तो हमें कहीं ना कहीं एमिशन के बारे में सुनने में आता रहता है और हमें एमिशन कम करना है, यानी उत्सर्जन। एमिशन का मतलब है उत्सर्जन। तो इस रिपोर्ट में ये पाया गया है कि वैश्विक तबाही से अगर बचाना है तो दुनिया को उत्सर्जन में 45% की कटौती करनी पड़ेगी। कितनी? यानी जितना अभी उत्सर्जन हो रहा है, अगर आप अभी 100 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या आपकी अभी पूरा वातावरण में, तो आपको उसको 45% कम करके दिखाना होगा। और ये भी पाया गया है कि एक अनुकूलन गैप रिपोर्ट, यानी वो करेंगे कैसे आप, वो करेंगे कैसे, उसके लिए आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। जब भी कोई बदलाव आपको करना होगा, इवन अपने वास्तविक जीवन में भी, तो हम जब तक अपने अंदर अनुकूलन की क्षमता न लाएं, हमें परिस्थिति के हिसाब से ढलना पड़ता है। हमें नए आने वाले समय की जो मांग है उसके हिसाब से अपने आप को बदल के और उसके हिसाब से अनुकूल अपने आप को बना करके काम को करना होता है, और उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। तो वातावरण को भी हमें स्वच्छ रखने के लिए काफ़ी अपना जो डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट हैं या आगे जो भी हमें काम करने हैं विकास के, उनको कैसे करना है कि उसमें उत्सर्जन कम से कम हो और समुदायों को हम अनुकूल बनाएं प्राकृतिक आधारित समाधान से। प्रकृति आधारित समाधान यानी ऐसे प्रोजेक्ट या ऐसे, जैसे आप कहीं रोड बना रहे हैं तो साथ साथ आप उसमें साइड में पूरे पेड़ पौधे, आजकल स्मार्ट देखते हैं आप, स्मार्ट रोड, स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटी की बात होती है, उसमें काफ़ी कुछ एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जाता है। तो इस तरीके से कुछ अनुकूल बनाते हुए विकास करना है कि आपका जो उत्सर्जन है, अगर वो उत्सर्जन हो तो वो भी बहुत कम हो, और उसको हम ऐसा अनुकूल कोई प्रोजेक्ट बनाएं जो कि उसको पर्यावरण को साथ में बैलेंस करके चले अपने पहले से ही, उसमें प्रदूषण को पहले से ही उसमें कमी रहे। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि एक और, जैसे हमने इन्हें कहा कि जो निकाय, जब यूएनएफसीसी बना था 1994 में, कब बना था अभी आप लोगों को मैंने बताया 1994 में, ये मैंने बताया था आपको यहाँ पे। तो यूएनएफसीसी हम बना। अब यूएनएफसीसी बनने के बाद उनका जब सम्मेलन होता है, मैंने ये आपको बताया कि एक सम्मेलन में सिद्धांत निकायों की भी स्थापना की जाती है। तो जब यूएनएफसीसी बना था तो उसमें एक निकाय का बनना तय हुआ जिसको कि हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को हम लोग कॉप भी कह देते हैं कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में। तो जो कॉप है वो हर साल एक बार
जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पे हर देश के जो उत्तराधिकारी है वो मिलते हैं और चर्चा करते हैं। तो इस बार COP 27 हुआ है, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।